स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2008 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म द चेजर को। इस फिल्म का एक रीमेक भी बनाया गया था मर्डर 2 के नाम से हमारे हिंदी में, लेकिन इन दोनों फिल्मों में जमीन और आसमान का फर्क है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अगर आपकी उम्र 18 साल के नीचे की है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे, आगे कंटिन्यू ना करे। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पा रहे होते हैं। ये गाड़ी में किधर जा रही होती है। आगे चल के हमें पता चलता है ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि अपने कस्टमर के पास जा रही थी। इसका नाम जियोंग रहता है और ये जहाँ पर गाड़ी पार्क करती है उसकी गाड़ी कुछ दिनों तक वहाँ से हिलता नहीं है। तो हम उधर एक जुंग हू नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उसका बॉस होता है। इस आदमी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये आदमी एक्स पुलिस ऑफिसर होता है। प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस में नाम होने की वजह से इसे जॉब से निकाल दिया जाता है। फोन पर किसी से हम इसे बात करते हुए सुनते हैं। ये उसे बोलता है कि इसकी 2 लड़कियां भाग चुकी हैं, या तो उन्हें किसी ने बेच दिया होगा या फिर वो खुद से ही फरार हो गई हैं, क्योंकि इस आदमी ने उन्हें बहुत से पैसे एडवांस में भी दिया हुआ था। ये कॉल कट होने के बाद उसके पास एक और आदमी का कॉल आता है जो कि कस्टमर होता है। वो उसके पास सोंगी नाम की एक लड़की को भेजता है। कस्टमर के पास पहुंचकर सोंगी वॉशरूम की तरफ जाती है तो वो कस्टमर उसे रोकता है, ही सेइंग कि अभी वो ना जाए, थोड़ी देर रुक कर जाए। लेकिन सोंगी उसकी एक भी नहीं सुनती। वो वॉशरूम के अंदर घुस जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक और आदमी खड़ा रहता है और उसके हाथ में होता है कैमरा। मीन्स ये कस्टमर इंटीमेसी रिकॉर्ड करना चाहता था। इस चीज से सोंगी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे घटिया बोलकर वहां से निकलती है। ऐसे में वो कस्टमर को गुस्सा आता है तो वो गुस्से से उसके साथ मारपीट करता है। सोंगी ने उसके बॉस जुंगू को भी बता दिया था, तो इसीलिए जुंगू भी वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। क्योंकि वो एक एक्स कॉप रह चुका था तो ये सबसे भिड़ने की आदत उसकी थी और उसे पता भी था कि ऐसे सिचुएशन में कैसे किसको हैंडल किया जाता है। रास्ते में सोंगी जुंगू से पूछती है उन 2 लड़कियों के बारे में जो कि गायब हो चुकी होती है। जुंगू बोलता है कि मैंने उन्हें बहुत सारे पैसे एडवांस में दिए थे, वो खुद से कहीं पे भाग गई होंगी या फिर उन्हें किसी ने बेच दिया होगा। ये बातें सुनकर सोंगी समझती है कि जुंगू कितना मतलबी इंसान है। उसे सिर्फ अपने पैसों की परवाह है, उन लड़कियों की जान की बिल्कुल भी नहीं। तो वो ट्रैफिक में से ही उसके कार से निकलकर चली जाती है। फिर इसी दौरान जुंगू को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जिससे कि कस्टमर को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। जुंगू एक मी जिन नाम की लड़की का नाम सजेस्ट करता है। वो बोलता है वो जा नहीं सकती क्योंकि उसे बुखार है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं मी जिन नाम की एक लड़की को जो कि जुंगू की ही एम्प्लॉय रहती है। यहाँ पर इसकी एक बेटी भी रहती है और इसका नाम होता है यूनजी, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और उसके बेटी के बारे में जुंगू को पता नहीं होता। शायद मीजिन की कोई मजबूरी रही होगी इसीलिए वो इस काम से निकल नहीं पा रही थी। वेल तो जंगून मीजिन को काम पे आने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करता है, यहाँ तक कि वो ये भी बोल देता है कि अगर तुम गाड़ी चलाकर नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए। इस बात के बाद मीजिन रेडी हो जाती है काम पे आने को। मीजिन अपना कस्टमर पिकअप करती है अपने ही कार से और उसे वहीं पर लेके जाती है जहाँ पर वो बोलता है, आई मीन कस्टमर के घर पे। वहाँ पर ऑफिस में जियोंगू चेक करता है कि ये वही कस्टमर है जिसके पास से इसकी 2 लड़कियां गायब हुई हैं। इसका लास्ट नंबर होता है 4885। वो फौरन ही मीजिन को फोन करके उस कस्टमर का लोकेशन SMS करने के लिए उसे बोलता है ताकि वो उसे पकड़ ले और उन गायब हुई लड़कियों के बारे में जान सके। वो कस्टमर मीजिन को वही एरिया में लेकर जाता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ हम लोकल पुलिस को देखते हैं जो कि शहर के मेयर पर नजर बनाए हुए रखे थे क्योंकि वो भीड़ में अकेले ही घूम रहा था। उस पुलिस वाले को जुंगू का फोन आता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था जुंगू पहले एक्स कॉप था तो इसीलिए ये उसका सबसे पुराना और बेस्ट फ्रेंड था। वो कॉल करके बोलता है मैंने उस आदमी के पास अपनी तीसरी लड़की भी भेजी जहाँ पर मेरी 2 लड़कियां ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। तो जुंगू उसे मदद करने के लिए बोलता है कि वो आए और उस आदमी को पकड़ ले, लेकिन वो पुलिस वाला मेयर पे नजर रखा हुआ था तो इसीलिए वो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब जो भी करना था जुंगू को अकेले ही करना था, उसके साथ कोई भी नहीं था। वेल तो वो कस्टमर मीजिन को अपने घर के गेट के पास लेकर जाता है और अपने जेब से एक चाबियों का गुच्छा निकाल के वो ताला खोलता है। अब मीजिन को थोड़ा सा शक होता है क्योंकि अगर ये इसका घर है तो ये 1-2 चाबी ट्राई क्यों कर रहा है, इसको पता होगा इसकी चाबी कौन सी है। फिर भी वो इतनी सीरियसली नहीं लेती, वो जैसे तैसे अपना काम करके वहाँ से निकलना चाहती थी। और मीजिन को ये भी कंफर्म करना था कि वो यही आदमी है जिसके वजह से वो 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, क्योंकि जुंगू ने उसका एड्रेस भेजने के लिए उसे बोला था। उस तरफ जुंगू मीजिन के गाड़ी के पास पहुंच जाता है और वो उसके मैसेज का वेट करता है कि कब उसका मैसेज आए और वो फौरन जाके उस आदमी को धर दबोचे अपने घर से कुछ दूर। वेल वो आदमी ने मीजिन से गाड़ी अपने घर से कुछ दूर पार्क करवाया था ताकि किसी को भी शक ना हो। मीजिन उस घर के अंदर एंटर करती है और शावर लेने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर अपना फोन निकालती है यूजू को मैसेज करने के लिए, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं रहता। बाथटब के बाउंड्रीज पे चढ़ के वो खिड़की खोलती है लेकिन वो खिड़की के बाद भी हमें ईंट दिखाई देता है। वॉशरूम से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ जरूर गड़बड़ है। वो बाथटब से बाहर निकलती है तो निकलते वक्त उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे वो पूरी तरह से सहम जाती है क्योंकि वहाँ पर किसी का स्किन था
वो भी हेयर के साथ। अब उसे किसी भी तरह इस घर से निकलना था। वो पहले अपने आप को शांत करती है ताकि वो कस्टमर से कामली बात कर सके। वो लिविंग रूम में जाके उस आदमी से बोलती है कि वो प्रोटेक्शन कार में ही भूल कर आ गई है। वो आदमी उसे बिना रुके जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है वैसे देखती है कि दरवाजे पे ताला है। अब मीजिन पूरी तरह से ट्रैप हो चुकी थी। उसके बचने का कोई भी संभावना था ही नहीं। अब मीजिन के सामने सच आ चुका था कि वो लड़कियां कैसे गायब हुई थी। वो मीजिन को बांध देता है और वो उसे ये भी बताता है कि उसने जियोंग नाम की एक लड़की को भी ऐसा ही मारा था, जो कि उसी के एजेंसी से बिलोंग करती थी। अब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी एक साइको सीरियल किलर है। इसका नाम युंगमिन रहता है। वो चीजर और हैमर से मीजिन के सर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीजिन लगातार छटपटाती रहती है। तो इसी हड़बड़ी में वो हैमर अपने हाथ में ही मार देता है। इससे वो पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है और वो मीजिन का सर पकड़ के उस पर हथौड़ा मार देता है। और इसी बीच उसका डोरबेल बजता है। तो वो नीचे जाकर देखता है कि दो बुजुर्ग वहाँ पर है, जो कि मिस्टर पार्क के बारे में पूछ रहे थे। उन दोनों का ये बोलना था कि मिस्टर पार्क बहुत दिनों से चर्च नहीं आए, ये बस उनका हालचाल देखने के लिए आए हैं। युंगमिन उन लोगों को वहाँ से भगा देता है, ये बोलकर कि यहाँ पर कोई भी पार्क नाम का आदमी नहीं रहता। फिर उसका माइंड अचानक से चेंज होता है। वो रिटर्न जाता है गेट पे और उन दोनों को घर लेके आता है। वो बोलता है कि वो सो रहे हैं, अगर आपको उनसे मिलना ही है तो प्लीज आप अंदर आ जाइए। उन लोगों को घर पे लाकर युंगमिन वॉशरूम से वो बैग लेकर आता है और उसमें से हैमर निकालकर उन दोनों को भी खत्म कर देता है। अब वो घर से बाहर निकलता है क्योंकि वो दोनों बुजुर्गों की गाड़ी उसके गेट के सामने ही खड़ी थी। उसका प्लान बिल्कुल सिंपल था। वो उस गाड़ी को लेकर कहीं और पार्क कर देगा जिससे कि वो बच सके। युंगमिन पार्किंग स्पेस ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसकी टक्कर हो जाती है जुंगहू की गाड़ी से। अब जुंगहू अपने कार से उतरकर उससे उसका नंबर मांगता है ताकि उसके गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है वो उसे इंश्योरेंस के जरिए कवर कर सके। अब युंगमिन अपना नंबर उसे नहीं दे सकता था क्योंकि वो गाड़ी उसकी है ही नहीं और ना ही उस गाड़ी के ओरिजिनल ओनर के बारे में उसको कुछ ज्यादा पता था। युंगमिन उसे पहली बार में ही मना कर देता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी गाड़ी हटाओ ताकि मैं जा सकूं। जुंगू बोलता है मुझे आगे चल के कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तो प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकूं। युंगमिन उसे फिर से मना करता है और वो आसपास खड़े लोगों को भी चिल्लाता है कि वो अपना गाड़ी हटाए क्योंकि उसे जाना है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके शर्ट में कुछ ब्लड शेड्स थे। जुंगू उसे पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है, और ये निशान मुझे खून के लगते हैं। ये सुनकर युंगमिन थोड़ा सा घबरा जाता है अंदर से। उसकी हरकतों को जुंगू पूरी तरह से नोटिस कर लेता है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। सिर्फ चेक करने के लिए वो अपना फोन निकालता है और वो कस्टमर का नंबर वो डायल करता है 4885। डायल करते ही युंगमिन का फोन बच जाता है। जुंगू पूरी तरह से खुश हो जाता है कि आखिरकार वो जिसे इतने दिन से ढूंढ रहा था वो उसके सामने ही है। युंगमिन गाड़ी से निकलकर भागता है और जुंगू भी उसका पीछा करता है। पुलिस में रह चुके जुंगू को उसे पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक्स पुलिस ऑफिसर होने की वजह से जुंगू उसे पकड़ लेता है। उसकी अच्छे से धुलाई करने के बाद जुंगू उसके पर्स से आईडी निकालकर चेक करता है तो उसके आईडी में एड्रेस इस एरिया का होता ही नहीं है। जुंगू उसे उसके घर के बारे में पूछता है तो वो बिल्कुल भी उसे नहीं बताता। फिर वो उसे पकड़कर अपनी कार की तरफ लेकर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जाम हो चुका था। वो एक हथकड़ी उसे लगा देता है और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और जुंगू से पूछता है कि तुम पुलिस वाले हो। जुंगू बोलता है हाँ मैं पुलिस वाला हूँ। ये जवाब सुनने के बाद वो पुलिस वाले का सवाल और बढ़ जाते हैं कि कहाँ पर रिपोर्ट करते हो, कौन सा स्टेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी जवाब जुंगू के पास नहीं होता क्योंकि पुलिस की नौकरी छोड़े उसे अरसे हो गए थे। ऐसे में पुलिस उन दोनों को ही गाड़ी में डालकर लेके जाती है। पुलिस स्टेशन में युंगमिन को अपना घर का एड्रेस, नाम, नंबर सब कुछ लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो कुछ भी बराबर से नहीं लिखता और उसके कार के बारे में पूछने पर भी युंगमिन अच्छे से आंसर नहीं करता। और जुंगू अपने दोस्त को कंटिन्यूसली कॉल करते रहता है ताकि उसका रेफरेंस से वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल सके। फिर पुलिस युंगमिन से उन गायब हुई लड़कियों के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उसने उन्हें बेचा नहीं है बल्कि खत्म कर दिया है। ये सुनकर पूरा डिपार्टमेंट शॉक हो जाता है कि कोई आदमी इतना कैजुअल तरीके से आखिर कैसे बता सकता है। ये बात सुनकर जुंगू को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसने कोई मर्डर किया है। वो बिल्कुल झूठ ही बोल रहा होगा। तभी वहाँ पर जुंगू का दोस्त आता है। वो दूसरे पुलिस स्टेशन से रहता है तो इसीलिए वो युंगमिन को ले जाने की बात करता है। पुलिस उसे लेकर जाती है और जाकर युंगमिन की गाड़ी बहुत ही अच्छे से तलाशता है तो वहाँ पर उसे एक चाबियों का गुच्छा मिलता है। इस तरह पुलिस युंगमिन से पूछते हैं कि उसने उन लड़कियों को कैसे मारा। युंगमिन पुलिस वालों को बताता है कि वो चीजल और हैमर का यूज करता था उन्हें मारने के लिए, और साथ ही साथ वो ये भी रिवील करता है कि जिस लड़की को जुंगू ढूंढ रहा है वो शायद से अभी जिंदा हो सकती है, लेकिन वो अपने उस जगह का नाम नहीं बताता। वो पुलिस वाला जुंगू को कॉल करके बताता है युंगमिन ने उसे जो भी बताया था, लेकिन यहाँ पर जुंगू को बिल्कुल भी उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और वो चाबी का गुच्छा उसके हाथ में देकर पूरा एरिया उसे ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जुंगू को पुलिस बोलती है कि अगर हम किसी को भी बिना वारंट के पकड़ेंगे तो हमें कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर हमें अप्रूवल नहीं मिलता तो हमने जिसको पकड़ा है उसे छोड़ना
करना पड़ता है अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना हो तो। युंगमिन पुलिस वालों को पूरा क्लियर बताता है कि उसने उन लड़कियों को कब और कैसे मारा। उन्हें हैमर से मारकर वो उनकी बॉडीज हैंग करता था ताकि उनका ब्लड पूरी तरह से निकल जाए और उसके बाद उन बॉडीज को वो कहीं भी दफना देता था। युंगमिन के शर्ट पर जो खून के निशान होते हैं, पुलिस को उसका डीएनए चेक करना था तो मीजिन की कुछ चीजें उन्हें लगेंगे। इसके लिए जुंगू के साथ वो एक पुलिस वालों को उसके घर पे भेजते हैं तो मीजिन के घर पे उसकी बेटी उसे मिलती है। जुंगू उसे देखकर थोड़ा सा शॉक होता है कि मीजिन ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो उसके मेकअप टेबल पर जाता है, कंघी से हेयर लेकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जुंगू देखता है कि दरवाजे का कांच उसने तोड़ दिया है तो बच्ची यहाँ पर सेफ नहीं है तो वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। युंजी अपने मॉम के बारे में पूछती है जुंगू से, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं करता क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसकी मॉम अब किस हालत में है। इस तरफ पुलिस परेशान होती है, वो इसलिए युंगमिन के बारे में ज्यादा कुछ ना पता लग पाने की वजह से, क्योंकि ये आदमी सबको आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ जुंगू पुलिस वाला बनकर युंगमिन के ऑफिशियल घर में जाता है जहाँ पर उसकी बहन और उसके ब्रदर इन लॉ रहते हैं। वहाँ पर पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि इन लोगों ने भी उसे 3 साल से नहीं देखा क्योंकि उसने अपने भांजे को जान से मारने की कोशिश की थी। उस बच्चे के सर पे लगे टाके को देखकर जुंगू पूरी तरह से चुप हो जाता है। वो बाहर निकलकर अपने जैसे बिजनेस करने वाले ही कुछ एजेंसी से बात करता है तो उसे ही जुंग नाम की एक लड़की का लीड मिलता है। वो उससे जाकर मिलता है इस उम्मीद से ताकि उसे कुछ पता हो उस आदमी के बारे में, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि युंगमिन आखिर है क्या चीज। लेकिन उस लड़की को भी खास कुछ इतना पता नहीं होता जिससे कि जुंगू की मदद हो सके। अब तक युंजू को एहसास हो चुका था कि उसकी मॉम के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। इस तरफ जुंगू के असिस्टेंट से एक घर खुल जाता है तो वो फौरन उसे फोन करता है। जुंगू वहाँ पर जाकर उस घर की तलाशी लेना चालू कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो कि युंगमिन से लिंक करता हो। वो अपना मोबाइल फोन निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल फोन में नेटवर्क फुल रहता है, तो इससे ये साबित होता है कि ये कमरा गलत है। वो अपने असिस्टेंट पे भड़कता है और वो बोलता है कि जाओ और घर की तलाशी करो, ये घर गलत है, ये घर में हमें नहीं आना चाहिए था। जुंगू उस कमरे से बाहर निकलता है तो एक आदमी उससे डर के भागता है। जुंगू और उसका असिस्टेंट उस आदमी का पीछा करते हैं तो भागते भागते उस आदमी के हाथ में जुंगू का असिस्टेंट लग जाता है तो वो उसे मारकर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन फिर भी तुम उसे लेकर आ गए। इतने में ही जुंगू पीछे से आकर उसे धर दबोचता है और उस कमरे में लेके उसकी धुलाई करता है। उसे अच्छे से कूटने के बाद वो आदमी बताता है कि युंगमिन पहले उसका रूममेट हुआ करता था, लेकिन एक दिन वो यहाँ से चले जाता है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं आता। वो अपने साथ एक बैग लेकर जाता है जिसमें तरह तरह के टूल्स थे। फिर जुंगुन देखता है कि दीवारों में कुछ पेंटिंग्स बने होते हैं। ये पेंटिंग्स युंगमिन ने ही बनाए थे, ऐसा उस आदमी का कहना था। जुंगू बाहर आता है अपनी कार की तरफ तो देखता है कि कार में से युंजी गायब है। वो उसे चारों तरफ ढूंढता है। दरअसल जब वो अंदर बिजी था तो युंजी एक औरत को देखती है और कार से निकलकर उसका पीछा करने लगती है, इस उम्मीद से ताकि उसकी मॉम की उसे कुछ क्लू मिल सके जिससे वो अपनी माँ तक पहुँच सके। युंजी एक जगह पे बेहोश पड़ी रहती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे मारा है। जुंगू उसे फौरन बिना टाइम गवाए हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इस तरफ हम मिंजिन को देखते हैं जो कि जिंदा होती है जैसा कि हमें युंगमिन ने बताया था। वो लगातार स्ट्रगल कर रही होती है छूटने की। दूसरी तरफ जुंगू गुस्से से पुलिस स्टेशन आकर युंगमिन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है ताकि उसके ओरिजिनल जगह का पता चल सके, क्योंकि वहाँ पर पुलिस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसके खिलाफ सबूत ढूंढने का। अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिला तो इन लोगों को उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे गिरफ्तार करते वक्त ना इनके पास कोई वारंट होता है और ना ही कोर्ट का अप्रूवल। तो ज्यादा धुलाई होने की वजह से युंगमिन हाउस नंबर कंफर्म करता है जो कि होता है मैंगोन 8931, क्योंकि ये एड्रेस वहाँ का होता है जहाँ पर युंगमिन पहले काम किया करता था। उधर पुलिस स्टेशन में प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक लॉयर आता है और वो कमिश्नर को बोलता है युंगमिन को आजाद करे और जिसने उसकी ये हालत की है उसे उसके सामने लाकर खड़ा करे। पुलिस जुंगू के पीछे पड़ती है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल देती है। जिस गाड़ी में जुंगू को डाला जाता है उस गाड़ी में उसका एक पुराना दोस्त भी रहता है। उसे कुछ पुरानी बातें बोलता है कि कैसे वो दोनों साथ में ये बिजनेस में उतरे थे, लेकिन सिर्फ नौकरी जुंगू की ही गई थी, और वो सबके सामने उसके दोस्त की बेइज्जती भी करता है। जुंगू को कुछ बोलने के लिए उसका दोस्त पीछे मुड़ता है तो जुंगू उसके चेहरे पर लात मारता है। ऐसे में गाड़ी के अंदर ही मारापीटी करके चुंगुल से छुट के भाग भी जाता है। जाते वक्त एक पुलिस वाला उसे बोलता है कि युंगमिन अब तक निकल गया होगा। फिर सीन आता है युंगमिन पे। ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक पुलिस वाली भी रहती है, वो इसलिए ताकि उनको उसके रियल लोकेशन का पता चल सके। इस तरफ मिंजिन की रस्सी कट जाती है और वो उस घर से बाहर निकलती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतने टाइम से उसके हाथ पैर बंधे थे। तो वहाँ पर एक शॉप होता है, शॉप में घुस जाती है और वहाँ से पुलिस को कॉल करके वो सब कुछ बताती है और वो शॉपकीपर भी उसकी हालत देख के उसे अंदर छुपा देती है। युंगमिन उस एरिया में पहुँचता है, ऑब्वियसली वो वहीं
पे रहता है, तो वो जेब से अपना सिगरेट का पैकेट निकालता है तो उसकी सिगरेट खत्म हो गई रहती है। तो इसीलिए वो उसी स्टोर पे जाता है जहाँ पर मिंजिन होती है। वो स्टोर में जाता है, सिगरेट शॉप करता है। वो जैसे ही बाहर निकल रहा होता है वैसे ही वो शॉपकीपर उसे जाने से रोकती है। शी सेइंग कि एक हमलावर खुलेआम घूम रहा है। शॉप से पुलिस को फोन कर दिया गया है, पुलिस अभी आती ही होगी, जब तक पुलिस नहीं आ जाती वो यहीं पे रहे। यूमिन ये सुनकर तुरंत ही समझ जाता है ये किसका काम है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि यहाँ पर क्लब या हथौड़ी जैसा कुछ है, तो शॉपकीपर उसे एक हैमर देती है। इस शॉपकीपर से बहुत ही बड़ी गलती हो गई रहती है। अभी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसने आखिर किससे मदद मांग ली थी। पहले वो हैमर से वो शॉपकीपर को मारता है, फिर अंदर आकर मिंजिन को भी बहुत ही बेरहमी से उसके सर पे हैमर से वार करता है। मिंजिन के ब्लड शेड पूरे कमरे में एक आर्ट के जैसे फैल जाते हैं और यहीं पे मिंजिन खत्म हो जाती है। उस तरफ जुंगू इधर उधर खोजते रहता है मिंजिन को। वो देखता है कि पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां एक तरफ जा रही थी। वो उनका पीछा करता है, जाकर देखता है कि उस स्टोर में ही मर्डर हुआ है जहाँ पर वही एरिया में कितने दिन से वो छानबीन कर रहा था इसी चीज को। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो आखिरकार नाकाम ही रहा। अब मिंजिन मर चुकी थी हकीकत में भी और जुंगू के दिमाग में भी। दिन भर जुंगू उसी एरिया में घूमता रहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सदमे में था। एक चर्च के सामने वो जाकर रुकता है। चर्च के चारों तरफ गौर से देखने पर उसे कुछ याद आता है। आपको याद होगा कि उसके असिस्टेंट से एक कमरे की चाबी खुल गई थी, तो वहाँ पर हमें जो पेंटिंग दिखाया गया था वो इसी चर्च के आसपास की चीजों की थी। जिंगू वो चर्च में जाता है। वहाँ के सुपरवाइजर से पूछने पर वो बताता है इस चर्च का निर्माण पार्क डून वोन नाम के एक आदमी ने किया था। आप उनसे जाकर बात कर सकते हो, और वो उसका एड्रेस भी उसे देता है। अब पार्क वही होता है जिसके बारे में पूछने के लिए वो दो बुजुर्ग युंगमिन के पास आए थे। जुंगयू पार्क डून वोन के घर पे जाता है और वो चाबी के गुच्छे में से एक चाबी से वो दरवाजा खोलता है और वहाँ पर वो देखता है कि युंगमिन रेडी होकर कहीं जा रहा होता है। वो उसे घसीट कर घर पे लाता है। उसके फिश टैंक की तरफ देखता है कि वहाँ पर मिंजिन का सर रहता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो युंगमिन को पूरे जी जान से मारता है। वो उसे ठीक उसी तरह मारना चाहता था जिस तरह उसने मिंजिन को मारा था, हैमर से। वो उसे पूरा अधमरा करके उसे जान से मारने ही वाला होता है, तभी ही पुलिस की एंट्री हो जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिंगू को खींचकर बाहर लाया जाता है और युंगमिन को गिरफ्तार किया जाता है। जिंगू बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता है कि काश उस दिन उसने मिंजिन को फोन नहीं किया होता, क्योंकि उसने एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद की थी, एक मिजिन की और दूसरी उसकी बेटी की। मिजिन को हम युंजी के पास हॉस्पिटल में देखते हैं और ये फिल्म इधर ही खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए।